हेलो दोस्तों, BK सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए कक्षा 9 के विज्ञान के बारे में हम सब पढ़ते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कक्षा 9 के पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ को देख रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को हम एक अच्छे नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान यानी साइंस प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध संग्रह के ज्ञान यानी अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की शाखाएं मुख्यतः विज्ञान की शाखाओं को निम्न दो प्रकार से बांटा गया है: सजीव विज्ञान और निर्जीव का विज्ञान। सजीव का विज्ञान के अनुसार इनमें सजीवों तथा उनसे होने वाले क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। निर्जीव के विज्ञान के अनुसार उन क्रियाओं का या पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जिसमें हमारे जीवन से संबंधित नहीं होते हैं। यह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। आइए विज्ञान का वर्गीकरण देखते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान का वर्गीकरण विशिष्ट अध्ययन का ही रूप है। इसी आधार पर विज्ञान के दो मूल रूप सामने होते हैं। पहला सामाजिक विज्ञान और दूसरा प्राकृतिक विज्ञान। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का आधार समाज और मनुष्य होता है। इन्हें आधारभूत विज्ञान नहीं माना जाता है, जैसे राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि। प्राकृतिक विज्ञान यह विज्ञान का आधारभूत ढांचा माना जाता है। इसके अंतर्गत पदार्थ और प्रकृति का अध्ययन करते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। विज्ञान के वर्गीकरण को हम एक ग्राफ के माध्यम से इस तरह समझते हैं। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया: सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की शाखाएं राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि हैं, और प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान हैं। इन मुख्य शाखा के अतिरिक्त अन्य विज्ञान भी, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, प्रकाशिकी विज्ञान आदि होते हैं। आइए प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा और इनके बीच परस्पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का अंग्रेजी रूप फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूजिस से बना है, जिसका अभिप्राय प्रकृति है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को कहते हैं, लेकिन आधुनिक भौतिक यानी मॉडर्न फिजिक्स का जनक न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टाइन तीनों को कहते हैं। भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गति, गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष, ऊर्जा, समय आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं जीव विज्ञान की परिभाषा। तो दोस्तों, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति में पाए गए विभिन्न जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास
उद्भव, पहचान और उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द बायो अर्थात जीवन, लॉजी अर्थात अध्ययन से बना है, जिसका अर्थ जीवों का अध्ययन है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द प्रयोग सन 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविनेरेनस ने किया था। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। पहला जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी और दूसरा वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनके होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवासियो को कहा जाता है। रसायन यानी केमिस्ट्री का शाब्दिक विन्यास रस प्लस आयन है, जिसका शाब्दिक अर्थ रसों अर्थात द्रवों का अध्ययन है। केमिस्ट्री की मूल धातु केमी की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के कीमिया से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है धातु निर्माण की यूनानी तकनीक। तो दोस्तों, विज्ञान के बारे में हम सब जान चुके हैं कि विज्ञान क्या है। आइए अब कक्षा 9 के प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे अध्याय में ही दिया गया है कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो दोस्तों, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरता है, वह जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए जैसे किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि। कणों के गुण धर्म। तो दोस्तों, जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो आइए देखते हैं कि कण जिन कणों से वो बने होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं। तो पहला गुणधर्म है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा दिया गया है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए दोस्तों, कणों के गुणधर्म को हम सब एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बता ही दिया कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। एक गिलास में जल लेकर 1 या 2 चम्मच नमक या चीनी घोलने पर द्रव का आयतन समान रहता है, क्योंकि जल के कणों के मध्य रिक्त स्थानों में नमक या चीनी के कण समावेशित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान कितना होता है। तो सबसे कम ठोस में होते हैं। ठोस से अधिक द्रव में रिक्त स्थान होता है
और सबसे अधिक रिक्त स्थान गैसों में होता है। कणों का दूसरा गुणधर्म पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आइए उसको भी एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए हम एक गिलास जल में स्याही की एक या अधिक बूंद डालने के बाद कुछ ही देर में स्याही पूरे गिलास में फैल जाती है, जिससे ज्ञात होता है कि जल के कणों में गति के कारण ही यह घटना संपन्न हुआ है। कणों की गति सबसे कम ठोस पदार्थों में होती है, उसके बाद द्रव में मध्यम होती है, सबसे अधिक गैसों में कणों की गतिशीलता होती है। पदार्थ के तीसरे गुणधर्म पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए इसको भी एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए नल से गिरते हुए जल की धारा के मध्य एक उंगली लगाने पर जल की धारा दो भागों में बंट जाती है, लेकिन थोड़ी दूर गिरने के पश्चात पुनः एक ही धारा बना लेती है। अतः ज्ञात होता है कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। या दोस्तों, एक थाली में जल भरकर उसको हम उंगली की सहायता से काटने का प्रयास करते हैं, तो उंगली के पीछे थोड़ा स्थान कटने जैसा दिखता है, लेकिन जल पुनः एक दूसरे को आकर्षित करने वाले गुण के कारण ही वो पुनः एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, आइए देखते हैं कितना होता है। तो दोस्तों, सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में मध्यम आकर्षण बल होता है और सबसे कम गैसों में आकर्षण बल होता है। आइए देखते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं प्रकृति में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, प्रकृति में पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। परंतु पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं ही मानी जाती हैं: ठोस, द्रव, गैस, जो हमारे अध्याय में दिए गए हैं। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये हमारे अध्याय में नहीं दिए गए हैं। तो आइए हम सब ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ते हैं। ठोस पदार्थ, ठोस यानी ठोस पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वह ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मेज, ईंट, कुर्सी, मिट्टी, लोहा आदि ये सभी ठोस के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं दूसरा, द्रव पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, ऐसे पदार्थों को हम द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल आदि। गैस पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि ऐसे पदार्थों को हम गैस पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। आइए दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर होता है, आइए आगे देखते हैं। तो ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर में हम सब पहले कणों की व्यवस्था को देखते हैं।
ठोस में कणों की व्यवस्था काफ़ी नज़दीक होती है और एक दूसरे से तेज़ी के साथ जुड़े रहते हैं, जबकि द्रव में ठोस की अपेक्षा कण दूर दूर होते हैं और उतनी आकर्षण बल नहीं रहती। गैसों में कणों की व्यवस्थाएं अत्यधिक दूर दूर होती हैं और उनमें आकर्षण बल नगण्य होता है। तो दूसरा अंतर आइए देखते हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है, जैसा कि हमने पीछे परिभाषा में ही बताया। द्रव का आकार अनिश्चित होता है तथा गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठोस की विमाएं निश्चित होता है क्योंकि इनका आकार निश्चित होता है। द्रव की विमाएं अनिश्चित होती हैं क्योंकि इनका आकार अनिश्चित होता है। गैस की विमाएं अनिश्चित होती हैं क्योंकि इनका भी आकार अनिश्चित होता है। तो चौथे अंतर को आइए देखते हैं। ठोस कठोर होता है अर्थात बहाव का अभाव होता है, अर्थात ठोस में बहने का गुण नहीं होता। द्रव में बहाव का गुण होता है और गैस में भी बहाव के साथ विसरण का भी गुण होता है। आइए पांचवा अंतर भी देख लेते हैं। ठोस असंपीड्य होता है अर्थात उसे दबाया नहीं जा सकता। ठोस निश्चित आयतन का होता है। द्रव कम संपीड्य होता है अपेक्षाकृत ठोस के, और गैस अधिक संपीड्य होता है अर्थात उसे दबाया जा सकता है, जिससे उसके कण नज़दीक आ जाते हैं। ठोस के उदाहरण में जैसे मेज, ईंट, कुर्सी, लोहा, प्लास्टिक आदि। द्रव के उदाहरण में जैसे दूध, पानी, तेल, और गैस के उदाहरण जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसे गैस भी गैसों के उदाहरण हैं। आगे हम सब देखेंगे कि क्या पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को हम सब आगे देखते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन दो माध्यम हैं। पहले ताप में बदलाव करके और दूसरा दाब में बदलाव करके। आइए इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमें ठोस में बर्फ़ दिया गया, अगर उस पर हम ताप बढ़ाते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदल जाएगा और पुनः उस द्रव अवस्था का ताप और अधिक बढ़ाते हैं तो वह गैस अवस्था में बदल जाएगा। उसी तरह यदि गैस अवस्था से ताप कम किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में बदल जाएगा और उस द्रव का या अन्य द्रव का ताप और कम कर किया जाए तो वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप सबने बादल तो देखे होंगे, तो बादल जो होता है वह गैस अवस्था में वाष्प से ठंडा होकर यानी तापमान कम होने पर वह बादल बनता है और पुनः और तापमान कम होने पर वह जल में परिवर्तित होकर नीचे बरसात के रूप में चला आता है। आइए अब देखते हैं ताप परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं। तो ताप में
परिवर्तन होने पर पदार्थ का गलनांक बिंदु यानी द्रव्यमांक परिवर्तित होता है। आइए देखते हैं किसी ठोस का वह तापमान। आइए देखते हैं गलनांक बिंदु या द्रव्यमांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, वह तापमान गलनांक बिंदु कहलाता है। बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस तथा लोहे का एक 1534 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, आइए देखते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसा कि चित्र में बताया गया है कि बर्फ़ लेकर के उसको एक गैस स्टोव के माध्यम से गर्म किया जा रहा है और ऊपर थर्मामीटर लगा करके उसके ताप को गिना जा रहा है, मापा जा रहा है और उसमें उसकी बर्फ़ की अवस्था में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको भी मापा जा रहा है। आइए आगे देखते हैं क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, वह तापमान क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी होती है। इसे एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। एक पात्र में जल भरकर उसमें थर्मामीटर लगाया गया है और स्टोव की सहायता से उसको गर्म किया जा रहा है और उसके तापमान को हमेशा काउंट किया जा रहा है और देखते हैं कि वह जल किस तापमान पर वाष्पीकृत होने लगता है यानी कि भाप में बदलने लगता है। आगे देखते हैं हम सब ताप परिवर्तन से होने वाली क्रियाएं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो आइए देखते हैं जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो उनको किन नामों से हम जानते हैं, यानी उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। जैसे ठोस से यदि कोई पदार्थ सीधे गैस में बदलता है तो उसको हम सब ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर कोई पदार्थ गैस से सीधे द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे हम संघनन कहते हैं। अगर कोई द्रव सीधे द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो उसे हम जमना यानी फ्रीज कहते हैं। इसी तरह से हम सब देखते हैं इनके विपरीत होने वाली क्रियाएं किस नाम से जानी जाती हैं। तो जैसे कोई पदार्थ ठोस अवस्था से यदि द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस क्रिया को हम सब संगलन कहते हैं। इसी तरह से यदि कोई द्रव सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं।
इसी तरीके से आगे यदि गैस, कोई पदार्थ गैस है और वह सीधे ठोस में परिवर्तित होता है तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं। आइए आगे देखते हैं दाब परिवर्तन के प्रभाव। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएंगी। जैसा कि आप सबने घरों में उपयोग होने वाले सिलेंडर को देखा होगा, वह एक गैस ही है, लेकिन सिलेंडर में जब भरा रहता है तो वह द्रव अवस्था में होती है, क्योंकि उसको दाब के माध्यम से संपीड़ित करके द्रव अवस्था में परिवर्तित किया गया है। इससे पहले ये हम बता चुके हैं कि द्रव या किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ताप और दाब की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं, दाब बढ़ने से कण नज़दीक आते हैं और दाब घटने से कण दूर जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोई गैस है, उसको किसी बर्तन में रखकर पिस्टन की सहायता से दबाते हैं तो वह धीरे धीरे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से यदि अत्यंत दाब लगाया जाए तो वह द्रव से तब गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, जिसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण यानी वेपोरिजेशन, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे ही किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, तालाबों में या अपने घर किसी पात्र में रखे द्रव को ज़्यादा दिन तक रखे रहने से वह धीरे धीरे करके उसमें से वाष्पित हो जाता है और वह पात्र खाली हो जाता है। आइए आगे देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को। जैसा कि आगे दिया है, सतह का क्षेत्रफल यानी कि द्रव अथवा गैस का सतही क्षेत्रफल अधिक होगा तो उस द्रव अथवा गैस का वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी और जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। अगला दिया है तापमान। अगर किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो उस द्रव का वाष्पीकरण दर तेज हो जाता है। आर्द्रता, यदि किसी द्रव को खुला छोड़ दिया जाए और वायुमंडल में आर्द्रता अधिक हो तो उस द्रव का वाष्पीकरण दर कम होगा। वायु की गति, यदि वायुमंडल में वायु की गति अधिक होगी तो वाष्पीकरण की गति भी तेज हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने गर्मी के दिनों में देखा होगा कि यदि हमारे शरीर पर पसीना के कारण अधिक जल एकत्रित हो जाता है और छाँव में आने पर देखते हैं कि सूख जाता है, तो उसका भी कारण यही है कि वाष्पीकरण से और सूख जाता है
के पश्चात हमें शीतलता का अनुभव होने लगता है। तो दोस्तों, इस अध्याय का थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। आगे उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आइए देखते हैं इस अध्याय में हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, हमने सीखा द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, जो ठोस, द्रव और गैस है। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे से फिसल व स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। अगला, पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। अगला है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। उसी का व्युत्क्रम या उल्टा कह सकते हैं। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कारण द्रव में वाष्प में परिवर्तित होते हैं। अगला है, वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है। तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। अगला है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। अगला है, संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। तो दोस्तों, ये अध्याय हमारा पूरी तरह से थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। आगे आपको अभ्यास और इस अभ्यास में होने वाले न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।